तो अब हम देखने जा रहे हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन होता क्या है, इतनी देर से हम सुन रहे हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करते हैं, है ना, जब अंड और जो हमारे शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं, तो उसी को निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन जो है ये बहुत बड़ी प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कि जो नर होता है संभोग प्रक्रिया द्वारा इंसेमिनेट करता है अपने क्या वीर्य को, और वीर्य मादा योनि से होते हुए अंड से जाते हैं, शुक्राणु आपस में मिलते हैं और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, तो इसकी जो खोज करी थी किसने करी थी, सबसे सर्वप्रथम जो खोज करी थी फर्टिलाइजेशन की वो करी थी हमारे हार्टविग ने। ठीक है, हार्टविग ने सर्वप्रथम पादपों में किसने, देखो मनुष्य में तो जो हमारे स्तनधारी है मानव है उनमें किसने करी, हार्टविग ने। और जो पादप है उनमें निषेचन की जो फर्टिलाइजेशन की खोज है वो किसने करी, देखा हमारे जो हमारे क्या थे, स्ट्रासबर्गर ने क्या करी थी, खोज करी थी सर्वप्रथम पादपों में। अब ये जो निषेचन हो रहा है इसके बहुत सारी अवस्थाएं होंगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट युग्मक छोड़ के आपस में मिल जाए, तो बहुत बड़ी क्या होती है, अवस्थाएं होती है, जिसे हम कहते हैं निषेचन की अवस्थाएं, स्टेजेस होती है। तो क्या है, और ये भी याद रखना जो ये जो शुक्राणु, एक क्वेश्चन है क्या शुक्राणु खुद अंडाणु के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक ही वक्त पर एक ही अंड से क्या निकलता है, एक ही किससे निकलता है, जो हमारे जो मादा के क्या रहते हैं, हमारे अंडाशय रहते हैं, उस अंडाशय से एक ही द्वितीय अंडक निकलता है। ठीक है, चाहे एक बार राइट से निकल जाए चाहे एक बार लेफ्ट से निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो मान लो राइट वाले क्या निकाला, अंडाशय ने अंडाणु निकाले हैं, द्वितीय अंडाणु। तो ये कैसे पता लगेगा शुक्राणुओं को कि राइट में फैलोपिया नलिका में वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक केमिकल का स्त्राव होता है। कौन स्त्राव करता है, द्वितीय अंडक करता है हमारा, जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजन। अब ये एंटी फर्टिलाइजन को शुक्राणु क्या करते हैं, शुक्राणु से आकर्षित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु के पास क्या होता है, इस समय उनके पास फर्टिलाइजन एक केमिकल होता है ना, उनके पास ये फर्टिलाइजर है, उनके पास एंटी फर्टिलाइजर निकल रहा है, तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब ये क्या हुई, ये एक तरह की कैसी गति हुई, रसायनोवर्तन या रसायनोवर्ती गति हुई। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टेजेस फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की अवस्था है। सबसे पहले वही अवस्था इंसेमिनेशन, जिसको हम कहते हैं वीर्य संकलन या वीर्य सेचन। तो ये जो सेचन हो रहा है, ये जो इंसेमिनेट हो रहा है, वो एक नर जो है ना वो करता है। तो वो कितने करता है, वो वीर्य जो होते हैं वो होते हैं 3 से 5 ml वीर्य का क्या करता है, संकलन करता है, इंसेमिनेट करता है, जिसमें कि 300 से 400 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। और इंडियन बॉडी तो 30 से 40 करोड़ शुक्राणु रहते हैं। अब ये 30 से 40 करोड़ जो शुक्राणु हो वो नष्ट हो जाते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं मादा योनि में ही, और केवल 100 से 200 पहुंच पाते हैं कहाँ तक, फैलोपियन नलिका तक, अंडक तक। ठीक है, अब ये जो ख़त्म हो रहे हैं इनके कारण है, जैसे कि क्या होता है कि अम्लीय वातावरण होता है। ठीक है, अम्लीय वातावरण के कारण 3 से 5 इस तरीके से pH अम्लीय वातावरण रहता है, उसके कारण क्या होता है, अधिकतर जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो वो है जो क्या कहते हैं हमारे वेजाइन, उसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं शुक्राणु जो रहते हैं वो तो बाहरी क्या है भाई, आघात भी हो सकता है शरीर के लिए। तो इस वजह से जो वहाँ पर जो भित्तियाँ रहती हैं तो उनमें से WBC ल्यूकोसाइट निकलती है, जो कि इनको मारती है ना। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है। अब दूसरी क्या है कि जो 100-200 जो पहुँचे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी संधारणा, ये धारणा रहेगी, ये कैपेसिटी रहेगी, जिसकी वजह से वो बच पाए अम्लीय वातावरण से, WBC से। तो क्या होता है कि उनके इस अवस्था को कहते हैं शुक्राणु संधारणा, स्पर्म कैपेसिटेशन, जिसमें कि वो जो 100-200 स्पर्म है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक रहती है, जिसके कारण उनकी ऊर्जा अधिक रहेगी। तो ये फटाक से क्या होते हैं, गति करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये अम्लीय वातावरण से गुज़रते हैं, है ना, जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट से गुज़रते हैं तो क्या होता है, इनकी जो हेड रहती है, जो हेड के ऊपर जो कैप रहती है, जो झिल्ली रहती है, वो हट जाती है। और हमें पता है उनके अंदर क्या एक्रोमिन है, वो एक्रोमिन जो है
वो आराम से क्या कर देता है, भेद देगा किसको। ये अच्छी बात है ना, ये भेद देगा एक्रोमिन आराम से किसको, क्योंकि कैप फटी हुई है तो ये भेद देगा अंडाणु को आराम से। तो आगे देखो, अब तीसरी चौथी अवस्था वो बताती है कि जब मान लो एक स्पर्म आ गया है, जैसे टच हो गया, तो अब हमारा जो अंडाणु रहता है वो क्या करता है, एक उसके अंदर क्या रहेंगी, उसके अंदर गोल्जी काय रहेगी, है ना, गोल्जी काय सम्मिश्र रहेगी। वो क्या निकालती है, एक पदार्थ का स्राव करती है, कुछ कण निकालती है, उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूलो, क्या कहते हैं हम उसे, कॉर्टिकल, हाँ उसे हम कहते हैं वल्कुटीय कण। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के कुछ निकालते हैं। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ये निकलते हैं, है ना। स्पर्म तो आ गया एक्रोमिन से, उसने भित्तियों को क्या कर दिया, भेद दिया, है ना। तो अब ये कनेक्टेड हो गया। अब क्या होते हैं, जो ये हमारे कण निकले हैं वो जोना पेलुसिडा एक वो थी, स्तर थी, उसके नीचे क्या होता है, जम जाते हैं, ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म आकर उसे भेद न दे और कोई दूसरा स्पर्म आके निषेचन ना कर दे। तो यहाँ पर निषेचन हो गया है, अब कोई स्पर्म दूसरा नहीं आ सकता, जिसे शुक्राणु भेदन कहते हैं। तो यहाँ पर निषेचन को रोक दिया है और केवल क्या होगी, अब यहाँ पर एकल शुक्राणुता होगी, मोनोस्परी होगी, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य में यही होती है, और क्या नहीं होती, पॉलिस्परी या नहीं होती, बहु शुक्राणुता को रोक दिया जाता है। ठीक है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल लग जाते हैं। अब इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की जो ये ऊपर झिल्ली लग गई है, किसके नीचे, जोना पेलुसिडा को, उसको हम कहते हैं निषेचन झिल्ली, फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन बोल सकते हैं झिल्ली, है ना। अब आगे देखो निषेचन किस तरीके से हो गया कि जो 2n, अब मान लो ये शुक्राणु और ये अंडाणु कनेक्टेड हो गया, अंडाणु बड़ा शुक्राणु से, तो यहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस है, उसके जो गुणसूत्र है ना, वो जो 23 गुणसूत्र है वो जो हमारे अंडाणु है उसके 23 गुणसूत्र से मिल जाएंगे। तो 23 कितने हो गए, 46। तो 46 गुणसूत्र बना देंगे, तो ये कैसी हो जाएगी अवस्था, डिप्लॉयड हो जाएगी, कैसी 2n हो जाएगी। ठीक है, अब ये जाइगोट का निर्माण हो गया। और ये भी याद रखना, जो स्पर्म है उससे क्या एक तो चीज़ आई न्यूक्लियस, और दूसरी क्या चीज़ आती है, तारक केंद्र, है ना। एक क्या आता है, सेंट्रियोल आता है, और एक न्यूक्लियस आता है, और कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वंशागति, क्या देखेंगे, हेरिडिटी देखेंगे, कि जो हमारे जो हमारा क्या बन रहा है, हमारा जो भ्रूण बनना है, जो हमारा शिशु बनना होगा निर्माण, तो उसके अंदर क्या होता है कि मादा से जो होते हैं वो 2 तरह के डीएनए आते हैं, और केवल नर से, जो हमारा शुक्राणु नर से, उससे एक डीएनए आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव वंशागति की, और उसे हम कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक वंशागति की, क्योंकि यहाँ पर मादा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं आ रहे हैं ना शुक्राणु से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है, और उसके न्यूक्लियस में भी डीएनए है, तो डबल डीएनए मिलते हैं, है ना, 2 तरह के जीन मिलते हैं। और वंशागति की हेरिडिटी पूरे के पूरे आगे चैप्टर्स हैं जो कि अनुवांशिकता को बताते हैं, है ना। जो माता पिता के अंदर जो जीन आते हैं, क्या होते हैं उसमें जो जीन आते हैं शिशु में, है ना, तो वो क्या होते हैं, एक निर्देश की पुस्तिका जैसे रहते हैं, एक मैनुअल रहते हैं, मैनुअल बुक की तरह रहते हैं, जो कि बताते हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर उनका रंग रूप ये सब कैसा है। ठीक है, तो शारीरिक बनावट ये सब क्या होते हैं उनमें आती है ना। और ये पूरी तरह से कॉपी नहीं होती है कि पूरी कॉपी हो जाए, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, जैसे माता की लंबाई आ गई, पिता का रंग आ गया, शारीरिक बनावट अलग हो सकती है माता पिता की, है ना। तो उस हिसाब से कुछ नए लक्षण भी आते हैं शिशु के अंदर, तो इसी को हम कहते हैं वंशागति की, या हम कहते हैं अनुवांशिकता, है ना, या हम इसे कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो ये जीन क्या है, 2 तरह के जीन आ गए वंशागति की, एक तो हो रही न्यूक्लियस से और एक हो रही है हमारे कोशिका द्रव में जो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब निषेचन पश्चात अवस्था देखेंगे, यहाँ जाइगोट बन गया। अब जाइगोट गुणन करेगा, जो कि होगा भाई सेल आगे जाके विभाजित होगा। तो ये जो गुणन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीज़न है, ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर वृद्धि अवस्था नहीं होती, केवल और केवल विभाजन करती है, क्योंकि यहाँ पर फैलोपियन नलिका से निकल कर उसे कहाँ जाना है, इसे गर्भाशय यूटेरस तक जाना है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है बिना वृद्धि के, जिसे हम कहते हैं विदलन, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का टर्म ही है क्या होना,
कि एक सेल क्या हो, एक चीज़ क्या हो, डिवाइड होते रहे, बस मल्टीप्लाई होते रहे, वृद्धि ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, केवल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से कोशिका विभाजित होंगी। और यहाँ प्रत्येक सेल को, प्रत्येक कोशिका को हम कहते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। तो अब जब ये 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी और 4 से 8, और ये भी याद रखना इनके ऊपर जोना पेलुसिडा भी है और कोरोना रेडिएटा भी है। ये आगे धीरे धीरे ख़त्म होती रहेंगी, जैसे जैसे विभाजन होता रहेगा धीरे धीरे ख़त्म होती रहेंगी। तो जब 8 से 16 कोशिका बनेंगी, है ना, और ये भी याद रखना जो कोशिका विभाजन होती है वो 24 घंटे में होती है ना। तो 24 घंटे में 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब 8 से 16 होंगी, है ना, कोशिका विभाजन, तो ये 16वीं अवस्था को हम कहते हैं मोरुला, है ना, मोरुला तूतक। क्योंकि ये मोरुला जो है ये एक तरह की कैसी लगती है, मलबरी की तरह लगती है, मलबरी शहतूत की तरह, तो इसी वजह से इसे नाम रखा मोरुला। अब ये जब मोरुला जो हमारी 16वीं है, 16 से 32 बनेगी, तो ये 32 को हमने क्या कहा है, कोरक ब्लास्टुला बोला हमने, ठीक है, ब्लास्टुला। तो अब ये 32 से कितनी होंगी, 64। तो ये 64वीं को इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, जिसमें कि कुछ सेल जो हैं एक तरफ क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, जिसे हमने कहा अंतः कोशिका समूह बना लेंगे, अंतः इनर सेल मास बना लेंगे, है ना, और एक खाली जगह छोड़ देंगे, जिससे हमने क्या कहा, ब्लास्टोसॉकॉइल का है, कोरक गुहा का है, ठीक है। और यहाँ पर जोना पेलुसिडा जो होगी धीरे धीरे ख़त्म होकर थोड़ी सी बच जाएगी और कोरोना रेडिएटा ख़त्म हो जाएगी, और इनके चारों तरफ एक आवरण भी होगा जिसको हमने कहा पोषक कोरक और पोष कोरक, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट पोस्ट कोरक का है। और इस अवस्था को जो 64वीं जो कोशिका अवस्था 32 से 64 इसे हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट। क्या ब्लास्टुला से क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, ठीक है, 64वीं। अब ये 64 से और विभाजन होगी, 128वीं जब अवस्था, 128 जब कोशिका हो जाएगी, 128वीं अवस्था हो जाएगी, उसे ब्लास्टोसिस्ट ही हम कहेंगे, कोरक पुट्टी हम कहेंगे। कोरक पुट्टी जो होगी अब ये अंतः गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाएगी, और इस जुड़ने को उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण। अब अंतःरोपण हो गया, और ये अंतःरोपण निषेचन के 7 दिन बाद होता है, क्योंकि एक कोशिका विभाजित होती है एक दिन में, तो एक दिन में हो गए 2, तो 2 से 4, 4 से कितनी हो गई 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, 64 से 128, तो कितने दिन हो गए, 7 दिन। निषेचन के 7 दिन बाद क्या होती है, अंतःरोपण होता है, ब्लास्टोसिस जो होती है अंतः गर्भाशय की भित्ति। अब ये कहाँ गई, यूटेरस तक आ गई है, नाम ने देखा।